स्टूडेंट गो में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है यूपीएससी, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी क्या है, ये कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाती है, यूपीएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए यूपीएससी एग्जाम्स के लिए। तो इन सभी के बारे में, यानी कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर मैंने उन सभी प्रश्नों को लिखा है जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी क्या है, क्योंकि जिस चीज के बारे में हम जानने वाले हैं सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि यूपीएससी है क्या। उसके बाद जानेंगे कि यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं, यानी कि यूपीएससी कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है और यूपीएससी कौन दे सकते हैं, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट यूपीएससी के एग्जाम्स दे सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि यूपीएससी परीक्षा में किस किस को कितने बार मौके दिए जाते हैं। फिर दिया गया है यूपीएससी परीक्षा की प्रक्रिया क्या है, यानी कि एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या है। और फिर हम जानेंगे कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करते हैं और इसे कर लेने के बाद हमें क्या क्या जॉब मिलती है। तो आगे तक देखिए इस वीडियो को और जानिए यूपीएससी क्या है। सबसे पहले हमने यहाँ पर हेडिंग लिखा है यूपीएससी क्या है। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में और साथ में हम पीएससी के बारे में भी जरूर बात करेंगे। शायद आपने पहले पीएससी ना सुना हो, लेकिन अगर हम यूपीएससी के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले पीएससी के बारे में जान लेना जरूरी है। पीएससी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है और यूपीएससी का ही फुल फॉर्म लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि यूपीएससी के बारे में जानने से पहले हमें ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि पीएससी है क्या। तो पीएससी का मतलब होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसे अगर हिंदी में कहें तो लोक सेवा आयोग। और ये सरकार की एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा ग्रुप ए और ग्रुप बी, यानी कि जो प्रथम श्रेणी होती है और दूसरी श्रेणी, दोनों श्रेणी के अधिकारियों का चयन इसी संस्था के द्वारा किया जाता है। और इस संस्था की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में। तो इसकी स्थापना तो हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को, यानी कि आजादी से पहले इसकी स्थापना हो गई थी। उसके बाद यानी कि आजादी के बाद सन 1950 में लोक सेवा आयोग में, यानी कि पीएससी में कुछ बदलाव किए गए, कुछ चेंजेस लाए गए। पीएससी के जितने भी अधिकार थे उन अधिकारों में विस्तार करके इसे यूपीएससी का नाम दे दिया गया। यूपीएससी को हम हिंदी में कहेंगे संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि पीएससी ही बाद में यूपीएससी बन गया। पहले इसे पीएससी के नाम से जाना जाता था। 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी और 26 अक्टूबर 1950 को इसके अधिकारों में विस्तार करके पीएससी का नाम यूपीएससी रख दिया गया। यूपीएससी का सबसे मेन काम ये होता है कि प्रथम श्रेणी के अधिकारियों और द्वितीय श्रेणियों के अधिकारी का वो चयन करे या फिर सिविल सेवकों का भी चयन करे। तो यूपीएससी के माध्यम से ही देश में आईएएस, आईपीएस और इसके अलावा अन्य जो भी ग्रेड होते हैं, ए ग्रेड और बी ग्रेड के अधिकारियों की भर्ती की जाती है। तो उन सभी की भर्ती यूपीएससी के द्वारा ही की जाती है। तो यूपीएससी भारत की एक केंद्रीय संस्था है, संघ लोक सेवा आयोग। इसके बाद अब हम जानते हैं यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं, यानी कि जो यूपीएससी संस्था है ये कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम के नाम भी लिख दिए हैं, शॉर्ट फॉर्म में उन्हें क्या कहते हैं और फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, हमने उन सभी के बारे में यहाँ पर बात किया है। संघ लोक सेवा आयोग भारत की केंद्रीय संस्था है। ये संस्था सिविल परीक्षा, आईएएस, आईएफएस, एनडीए, सीडीएस और सीएसआरए जैसे लगभग 24 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन करवाता है। और ये भारतीय और केंद्रीय समूह के जो ग्रेड ए और ग्रेड बी के कर्मचारी होते हैं उनकी भी परीक्षाओं का जिम्मेदार एजेंसी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्स के नाम भी लिख दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सीएसई सिविल सर्विस एग्जाम, फिर है स्पेशल क्लास रेलवे प्रशिक्षु जिसे कहते हैं सीएसआरए, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन ईएसई, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम सीडीएसई, नेशनल डिफेंस एग्जाम एनडीए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस। इन सभी एग्जाम में से आपको वो एग्जाम चुनना होता है। आप कौन सा एग्जाम देंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे बनना क्या चाहते हैं। उस हिसाब से आपको इनमें से एग्जाम कोई भी देना होता है।
तो ये तो हो गया कि यूपीएससी कौन कौन से एग्जाम करवाती है। इसके बाद अब हम जानते हैं कि यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं वो कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है और मैं आपको बता भी देती हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं। अगर बात करें शैक्षणिक योग्यता की यानी कि पढ़ाई के बारे में, तो ऐसे छात्र जो अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं वो यूपीएससी के एग्जाम दे सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में है या फिर लास्ट सेमेस्टर में है तो वो भी यूपीएससी के एग्जाम्स दे सकते हैं। और बात करें अगर एज की, तो उम्र सीमा में दिया गया है कि यूपीएससी देने के लिए जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों हेतु न्यूनतम वर्ष 21 होता है, यानी कि कम से कम 21 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 32 वर्ष। 32 वर्ष के बाद वो एग्जाम्स नहीं दे सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात करते हैं एससी एसटी वालों के लिए, तो एससी एसटी उम्मीदवारों को उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाती है, यानी कि जो एससी एसटी वाले लोग हैं ये 37 वर्ष तक एग्जाम दे सकते हैं। और इसके बाद जो और भी पिछड़े हुए वर्ग होते हैं उन सभी के बारे में बात करते हैं, तो अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को 3 वर्ष यानी कि 3 साल की उम्र सीमा में छूट दी जाती है, यानी कि ये लोग 35 वर्ष तक यानी कि 35 की एज तक यूपीएससी का कोई सा भी एग्जाम दे सकते हैं। तो ये तो हो गया कि एज क्या होनी चाहिए एग्जाम देने के लिए और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए यूपीएससी एग्जाम देने के लिए। तो इसके बाद अब हम जानते हैं कि इसमें परीक्षा के मौके कितने होते हैं। तो यहाँ परीक्षा के मौके भी श्रेणी के आधार पर बटे हुए हैं, जैसे कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का है, सामान्य श्रेणी में आता है, तो उसको 6 चांस मिलते हैं यूपीएससी एग्जाम में बैठने के, 6 चांस उन्हें दिए जाते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए। तो ओबीसी के जो भी कैटेगरी के लोग हैं उन्हें 9 चांस मिलते हैं, पूरे 9 चांस। और जो अन्य कैटेगरी के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए असीमित है चांसेस, यानी कि अनलिमिटेड है, वो जितनी बार चाहें उतनी बार एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन ये 35 वर्ष की एज तक जितनी बार चाहे उतनी बार एग्जाम दे सकते हैं, 35 वर्ष के बाद नहीं दे सकते हैं। तो ये हो गई इसके परीक्षा में मौके, यानी कि परीक्षा में कितनी बार चांसेस मिलता है अटेम्प्ट करने का। इसके बाद अब बात करते हैं यूपीएससी परीक्षा की प्रक्रिया। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यूपीएससी की परीक्षा की प्रक्रिया क्या है, यानी कि एग्जाम प्रोसेस क्या है। तो इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस है, इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस 3 होता है। सबसे पहले ये लेते हैं आपका प्रारंभिक परीक्षा, यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जाम। प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में ये आपका सबसे पहला एग्जाम होता है। इसके बाद जो दूसरा एग्जाम आता है ये है मुख्य परीक्षा, यानी कि मेन एग्जाम। और जो तीसरा एग्जाम होता है इसमें आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो ये दोनों तो आपका रिटन एग्जाम हो गया, लेकिन जो ये थर्ड है इसमें आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो अब गहराई से बात करते हैं हम पहले एग्जाम्स के बारे में, जो कि प्रारंभिक एग्जाम जो है, प्रीलिमिनरी एग्जाम्स, इसके बारे में। जो ये एग्जाम है प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिमिनरी एग्जाम, ये परीक्षा जून और जुलाई के महीने में ही कराई जाती है, लगभग जून जुलाई के महीने में होती है। परीक्षा के इस चरण में हमें 2 पेपर देने होते हैं, जिनमें पहला है सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में आता है। और जो दूसरा पेपर होता है वो होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसे इंग्लिश में भी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट ही कहते हैं, जिसमें प्रत्येक पेपर आपको 200 अंक का होता है, यानी कि 200 मार्क्स का होगा। और सभी प्रश्न, जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ टिक करना होता है, लिखना कुछ नहीं होता। जिन्हें हल करने के लिए, यानी कि इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2-2 घंटे का टाइम मिलता है, यानी कि पूरे आपको 4 घंटे का समय मिल जाता है। और इस परीक्षा से जुड़ी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट होता है, यानी कि जो भी आपके मार्क्स होते हैं, वो फाइनल परीक्षा में जोड़ा नहीं जाता है। और प्रारंभिक परीक्षा को पास किए बिना आप जो सेकंड परीक्षा होती है, यानी कि मेन एग्जाम, उसमें आप नहीं बैठ सकते हैं। आईएएस परीक्षा की फाइनल मेरिट में केवल मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में अर्जित किए गए अंकों को ही जोड़ा जाता है और उसी के अनुपात में आपकी रैंक निर्धारित की जाती है। तो ये तो हो गई प्रारंभिक परीक्षा की बात, प्रीलिमिनरी एग्जाम की। इसके बाद बात करते हैं मेन एग्जाम की। जो मेन एग्जाम है इसमें आपको 9 पेपर देने होते हैं। जो इसका प्रश्न होता है, यानी कि क्वेश्चन जो होते हैं, वो उसमें 180 से लेकर के 200 तक के क्वेश्चन होते हैं और ये टोटल 1750 नंबर का होता है। और प्रत्येक पेपर के लिए आपको 3-3 घंटे समय दिए जाते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न होता है
जो सबसे पहला प्रश्न होगा इसमें आपको 18 भारतीय भाषाओं में से, यानी कि जितने भी इंडियन लैंग्वेज हैं उसमें आपको 18 भारतीय भाषाएं मिल जाएंगी। 18 इंडियन लैंग्वेज दिए होंगे, उनमें से आपको किसी एक भाषा का चयन करना होता है, यानी कि किसी एक भाषा को चुनना होगा और उसी के आधार पर आपको पेपर देना होगा। और ये पेपर पूरे 300 अंक का होता है, जिसमें 20 से 25 प्रश्न होते हैं। और ध्यान रहे, इस पेपर में जो भी आपको मार्क्स मिलेगा वो आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके बाद जो दूसरा पेपर है, ये पेपर होता है आपका अंग्रेजी भाषा का। पहला तो आपका चॉइस भाषा था, यानी कि आप जोन सा भी भाषा लेना चाहे वो ले सकते थे, लेकिन अब जो दूसरा प्रश्न है इसमें आपको डायरेक्ट इंग्लिश भाषा का ही एग्जाम देना होता है और ये भी पूरे 300 नंबर का होता है और इस पेपर के अंक भी फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। तीसरा प्रश्न पत्र हमारा होता है एस्से राइटिंग का, यानी कि निबंध लेखन का। इसमें आपको निबंध लिखना होता है। ये 2 पार्ट्स में होते हैं, यानी कि 2 पार्ट दिए होते हैं। इसमें दोनों पार्ट से आपको कोई एक एक निबंध लिखना होता है और ये पेपर आपको 250 अंकों का होता है। इस पेपर के अंक अंतिम परिणाम में जोड़े जाते हैं। तीसरे प्रश्न पत्र के बाद अब हम बात करते हैं चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, इन सभी क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो ये जितने भी पेपर होते हैं इनमें आपको 250 नंबर का पेपर मिलता है और ये सभी पेपर आपके सामाजिक, आर्थिक और भी जो मुद्दे होते हैं उनकी समझ की परीक्षा के मकसद से लिए जाते हैं, जिसमें अलग अलग मुद्दों पर और अलग अलग परिस्थितियों में आपकी सूझबूझ व जानकारी की परख की जाती है। इसके बाद जो 8वां और 9वां पेपर होता है, ये दोनों पेपर्स वैकल्पिक विषय होते हैं, यानी कि ऑप्शनल पेपर होते हैं जिन्हें आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से चुन सकते हैं। तो इन दोनों पेपर में आपको एक पेपर पे 250 नंबर मिलते हैं, यानी कि दोनों पेपर आपका टोटल 500 नंबर का होता है और इन दोनों पेपर के अंक जो होते हैं वो फाइनल रिजल्ट में जुड़ते हैं। तो आप चाहे तो इन दोनों पेपर में काफी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि ये ऑप्शनल पेपर होता है तो इसमें आप उस विषय को चुनिएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जो आपको काफी अच्छे से आता हो। और सबसे लास्ट में आता है इंटरव्यू। जब आप इन दोनों परीक्षाओं में पास हो जाते हैं तब आता है आपका इंटरव्यू। ये होता है फरवरी से अप्रैल के महीने के बीच में। और जैसा कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि मुख्य परीक्षा कब होती है, तो मेन एग्जाम जो होता है ये नवंबर या दिसंबर के टाइम पे होता है और जो इंटरव्यू है ये अप्रैल और मार्च के महीने में ही होता है। ये जो इंटरव्यू है ये सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट चरण है। आप मुख्य परीक्षा को पास करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू टोटल 250 नंबर का होता है और इसमें आप जितने भी अंक अर्जित करेंगे, यानी कि जितने भी अंक आपको मिलेंगे वो आपकी मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। और जो इंटरव्यू होता है वो हम अपने हिसाब से किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, जैसे कि अगर हम चाहें तो हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आप इंग्लिश में इंटरव्यू दीजिए। तो इस तरीके से हम अपनी मनपसंद भाषा में इंटरव्यू दे सकते हैं और इंटरव्यू फरवरी से अप्रैल माह के भीतर आयोजित किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। तो यूपीएससी की तैयारी करने के 3 तरीके हैं: कोचिंग ज्वाइन करना, इंटरनेट की मदद और न्यूज़पेपर। ये एक बहुत बड़े लेवल पर होने वाला एग्जाम है, ये तो आपको मालूम ही होगा। और ये जो परीक्षा है इसमें बहुत ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा कंपटीशन होता है, टफ कंपटीशन होता है। कई लोग सालों की मेहनत करने के बाद भी इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं और अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो ये बात तो बिल्कुल ध्यान कर लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। और जो सबसे पहले हम बात करते हैं कोचिंग ज्वाइन करने की, तो देश में कई सारे आईएएस आईपीएस की तैयारी कराने वाले कोचिंग है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको हर नई जानकारी, न्यूज और जो भी सूचना वगैरह होती है इन सभी के अपडेट आपको मिलते रहेंगे और आपको एक पढ़ने का अच्छा माहौल भी मिलेगा। साथ ही साथ कई वर्षों के पेपर और जो स्टडी मटेरियल होता है ये आपको कोचिंग के द्वारा ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। और अब बात करते हैं कि इंटरनेट की मदद से। यहाँ पर देखिए मैंने ये कोचिंग ज्वाइन करे ये डबल डबल लिख दिया है। यहाँ पर कोचिंग ज्वाइन करें ना लिख करके यहाँ पर हमें लिखना है इंटरनेट की मदद। सेकंड जो आपका वे है तैयारी करने का, ये हो जाएगा इंटरनेट की मदद। अगर आप इंटरनेट का सही यूज करते हैं तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाने में यूज कीजिए और पिछले साल के जो भी पेपर्स हैं और जो भी जनरल नॉलेज है, न्यूज, ये सब कुछ पढ़ते रहिए। इससे आपको इंटरनेट से काफी हेल्प मिलेगी यूपीएससी की तैयारी करने में। इसके बाद जो तीसरा वे है ये है न्यूज़पेपर। ये एक सबसे बेहतरीन तरीका है अपना नॉलेज बढ़ाने का। आप हिंदी एवं इंग्लिश के कई सारे अखबार रोज पढ़ने की आदत डाल लीजिए और अगर हो सके तो कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले जहां पर आपको सारे अखबार एक साथ मिल जाए पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से आप यूपीएससी एग्जाम्स की
तैयारियां भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूपीएससी के बाद जॉब। यूपीएससी क्लियर करने के बाद हमें जॉब कहाँ मिलती है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यूपीएससी अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने यूपीएससी के द्वारा कौन सा एग्जाम दिया है और किस एग्जाम में आप क्लियर हो गए हैं। यदि आप यूपीएससी द्वारा आयोजित CSE यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप ग्रुप ए के अधिकारी जैसे कि कलेक्टर, अपर कलेक्टर, सचिव आदि पदों पर जा सकते हैं। और सीएससी के अलावा और भी कई सारे एग्जाम होते हैं। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बता दिया कि अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो कलेक्टर, अपर कलेक्टर और सचिव पद ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम हैं जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो इन सभी एग्जाम में से आप जो भी एग्जाम्स क्रैक करते हैं उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है इसमें। तो आप जिस टाइप का एग्जाम देंगे उस टाइप से आपका जॉब का भी सिलेक्शन होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये जानकारी जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोस आसानी से देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।